अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप से कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड आपकी अदालत में पार्ट 2 इनका। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत। सो स्टार्ट करते हैं आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनके राज में जनता परेशान है। अच्छा दीदी जी, ये सही है कि आपने बहुत सारी सड़कें बनाई, अच्छी सड़कें बनाई, लोग उस पर जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पेट्रोल 100 रुपए का होने वाला है। कैसे गाड़ी चलाएं? आपकी पुरानी वीडियो है। देखिए, आप मेरे लिए इसका एक अलग इंटरव्यू करिए। मैं तो कहता हूँ कि ये देश में इतनी ताकत है कि इस देश में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक के आधार पर सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकता है। और इस देश में ऐसा एक दिन आएगा कि इंपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, पेट्रोल की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। आज हालत ये है कि 90 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल मिल रहा है। और मैंने तो कहीं एक जोक पढ़ा कि अब सरकार लोन देगी पेट्रोल खरीदने के लिए। आपकी बात तो सही है कि इंटरनेशनल प्राइस जो है 52 रुपये का नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में 52 रुपए का मिलता है, क्योंकि वहाँ उतने टैक्स नहीं है। यहाँ सरकार टैक्स से 55% टैक्स लगा देती है। देखिए, ये आज नहीं पहले से चल रहा है, कांग्रेस के राज में भी चल रहा है। आज सभी राज्य सरकार अपने टैक्स लगाते हैं, तो क्या जहाँ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है वो टैक्स नहीं लगाती? देखिए, ये रेवेन्यू सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी आर्थिक प्रॉब्लम सबके सामने है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्टेट गवर्नमेंट बहुत हेजिटेट करती है कम करने के लिए। एक बात जरूर है कि रेट ज़्यादा हुए हैं और जनता की भी अपेक्षा बहुत है। हम धीरे धीरे अल्टरनेटिव बातों पर भी जाए, इंपोर्ट को कम करें। और दूसरी बात, अभी धर्मेंद्र जी ने कैबिनेट में नोट की कि जो कुएँ हमने बंद करके रखे थे और उनको फिर से उसकी रॉयल्टी को कम करके हम कह रहे कि इससे भी और क्रूड ऑयल निकल सकता है। तो हमारे देश के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक पर आए। मैं गंगा में 100 बायोडाइजेस्टर डाल रहा हूँ। मैं आह्वान करता हूँ सबको कि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि गंदे पानी से मीथेन निकालना, मीथेन से CO2 अलग करना, और उससे बायो सीएनजी निकलकर आप बसें चला सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रूवन है। कोई आते हैं तो मैं उनको गंगा में प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए अल्टरनेटिव जो फ्यूल है उसको हम गति से उसके पीछे जाए, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे अच्छा है। आपने तो कहा था कि नदियों में शिप चलने लगेंगे, क्या वाकई वो चलने लगे? बिल्कुल चलने लगे। यही तो बात है, दिल्ली में रिवर नहीं, इसलिए आपको दिखता नहीं है। रिवर यमुना है तो चल रहे हैं, पर मैं आपको तो गंगा में वाराणसी टू हल्दिया 1680 किलोमीटर 4 मल्टी मॉडल हब बन गए। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर। और वाराणसी का अगले महीने प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन हो गया। बाकी 3 के भी काम हो रहे हैं। और 50-55 छोटे रिवर पोर्ट बना रहे। अब हमने ड्रेजिंग शुरू किया वाराणसी से इलाहाबाद के बीच में, और वो भी 130 किलोमीटर हम लोग 1 मीटर का ड्रेजिंग कर रहे हैं। और वाराणसी से हल्दिया हम 3 मीटर का ड्रॉप देने वाले हैं। और आज ही मुझे बताया गया कि करीब 8 लाख टन गंगा में एक्सपोर्ट हो रहा है। और आज ही उन्होंने मुझे बताया कि अभी शुगर भी बांग्लादेश के लिए वाराणसी से जा रही है। तो आप ये बताइए कि रिवर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट गेम चेंजर है। अगर आप रोड से जाते हैं तो 10 रुपये खर्चा आएगा, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपये आएगा, और पानी से जाएंगे तो 1 रुपये। अभी चेन्नई में जो कंपनी है, हुंडई है, फोर्ड है, उनकी हमने कार इधर कांडला में इससे लाई, पानी से नहीं। और यहाँ से दिल्ली में बनती हुई जो स्कूटर कार है वो हमने उनको कहा कि आप यहाँ से ले जाओ। ये भी रो सर्विस शुरू हुई, रो पैक शुरू हुई। 12 अक्टूबर को मैं मुंबई में भाऊ के धक्के से रो सर्विस शुरू कर रहा हूँ, मुंबई भाऊ से धक्के से मांडवा और नेरल तक। और उसमें एक इसमें 100-150 गाड़ियाँ और 15-20 ट्रक और बसेस जो भाऊ का धक्के से निकलेंगी और मांडवा जाएगी और वहाँ से अलीबाग पहुँच जाएगी। तो मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए 3 घंटा जिस स्पॉट पर लगता है, वहाँ 40 मिनट में आप पहुँच जाओगे अपनी गाड़ी से उतर के निकल। तो बहुत से अभी गंगा में हमने ब्रह्मपुत्रा में
हमने चालू किया है और बड़े प्रमाण पर काम शुरू है। 6 महीने में आपको बहुत अच्छे पता है। गंगा की सफाई का कुछ काम हुआ है? क्योंकि हम तो सुनते हैं कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, कोलकाता, ये सब शहरों की गंदगी आज भी गंगा में उतनी गिर रही है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज आप हमारी बात को वो करिए। अगर हमने काम नहीं किया होगा तो हमको सजा दो आपके अदालत। मैं आपको बता रहा हूँ 258 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से घाट और मोक्षधाम के प्रोजेक्ट काफ़ी हमने कर दिए, काम शुरू है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो गंगा में जो गंदा पानी जाता है, केवल दिल्ली में राज्य सरकार दिल्ली की 12 प्रोजेक्ट कर रही है, उसमें से 11 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। और हम केवल गंगा पर काम नहीं कर रहे हैं, तो गंगा की 40 ट्रिब्यूटरीज और नालों पे भी काम कर रहे हैं। हम यमुना पर 34 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी मथुरा का प्रोजेक्ट हमने हाइब्रिड एन्युटी में दे दिया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग को, और वो गंदा पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल मथुरा में खरीदी करेगा और 19 करोड़ रुपए उसकी कीमत देगा। हरिद्वार का हाइब्रिड एन्युटी में दिया है, वाराणसी का दिया है। और मैं आपको बताता हूँ लगभग मैंने 75 to 80% प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए। अब प्रश्न ऐसा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए 1 साल लगेगा, और इसलिए मैंने कहा कि मार्च एंड तक गंगा में, गंगा के पानी जो अशुद्ध है उसमें 70 to 80% सुधार होगा, और ये मैंने विश्वास के साथ बताया। और जैसे निर्मल गंगा बनेगी वैसे अविरल गंगा का भी नोटिफिकेशन मैं 8 दिन के अंदर निकाल रहा हूँ। कुछ पानी हम लोग कुछ जगह से रोक रहे हैं ताकि साल भर कम से कम 2 फीट, मिनिमम 1 फीट पानी गंगा में मार्च अप्रैल में भी रहेगा, और गंगा अविरल भी होगी और निर्मल भी होगी। और ये दोनों काम, नहीं तो मुझे आपकी अदालत में बुलाकर आप अगली बार सज़ा देना, आप जो सज़ा देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगले साल एंड होने के पहले गंगा निर्मल बनेगी और अविरल बनेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज फोटोग्राफ देकर मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। आप चर्चा करिए, आपके वार्ताहर जो होंगे उनको कैमरा लेके एक एक जगह भेजिए, पूरा लेखा जोखा करके अगर हमने अच्छा काम किया है तो अवार्ड दीजिए, नहीं किया होगा तो हमको एक्सपोज करिए। ये मैं आपकी अदालत में आपको आह्वान करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ अपने रिपोर्टर्स की टीम को गंगा के हर बुहाने पर भेजेंगे और कैमरे में शूट करेंगे, और अच्छा होगा तो वाकई में आपकी तारीफ करेंगे। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन आपने जो सड़कों के वायदे किए हैं वो भी ऐसा लगता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपने कह दिया। आपने कहा कि 11 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच सकेंगे, 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच सकेंगे, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, हर जगह रोड बना देंगे। मैं आपको बताऊँगा ये कैसा होता है कि मैं मुंबई और पुणे के बीच में जब मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो मैं कहता था कि 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में आप मुंबई से पुणे जाओगे, तो मेरी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने के बाद लोग बोलते थे आज 8 घंटे 9 घंटे लग रही है, नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं। आज यहाँ पुणे के भी लोग बैठे हैं, 2 घंटे में आते हैं। मैं अभी मुंबई से दिल्ली रोड जो बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और वो भी उसके पर भी कार्यक्रम करिए। ये रोड में एग्जिस्टिंग मुंबई से अहमदाबाद, सूरत होकर अगर मुंबई दिल्ली रोड बना था तो लैंड एक्विजिशन का खर्चा 7.5 करोड़ रुपए पर हेक्टर था। मैं ये रोड अब ग्रीन अलाइनमेंट नहीं हमने बनाई है, ये गुड़गांव से आगे दिल्ली से जयपुर नया रोड बना रहा हूँ, 12 लेन का एक्सिस कंट्रोल, जयपुर से अलवर, सवाई माधोपुर, और वहाँ से रतलाम, झाबुआ, और वहाँ से वडोदरा, और वडोदरा से मुंबई। अब रजत जी, वडोदरा से मुंबई 44,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने अवार्ड कर दिए, काम शुरू हो गया। थोड़ा सा ग्रीन जज का कोई प्रॉब्लम था, शायद वो हो गया। और दिल्ली से जयपुर का भी टेंडर निकल दिया। अब मैं ये काम जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी बात हुई है, इस रोड में जो लैंड मैं एक्वायर कर रहा हूँ उसका रेट है 80 लाख रुपए पर हेक्टर। तो 16,000 करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन पर हमने बचाए हैं। और ये रोड बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र, बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात, बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, बैकवर्ड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश और बैकवर्ड एरिया ऑफ हरियाणा, सब ट्राइबल सेक्टर से जा रहा है। और अब दिल्ली, गुड़गांव और यहाँ तक फरीदाबाद तक नहीं रहेगी, ये पूरा नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होगा, डेवलप होगा, और इसके ऊपर कम से कम 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जाओगे। ये डिस्टेंस दिल्ली से मुंबई 120 से 125 किलोमीटर कम करेगा,
और 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई आ सकोगे। और मैं ये काम आज से 2.5 साल के अंदर पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये काम शुरू हो गया है और 2.5 साल में पूरा होगा। ठीक तो आप है, जब एक और जाओगे- डेट मैं नोट कर लेता हूँ चेक करने के लिए। लेकिन दिल्ली वालों पर भी कुछ कृपा होगी, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन से बहुत परेशान है, पॉल्यूशन से लोग बहुत परेशान हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली का पोल्यूशन 27% कम हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कर रहा था इसका, रिंग रोड का। अब जो हरियाणा बना रही है वो भी रिंग रोड पूरा हो जाएगा और ये भी शायद 1-1.5 महीने में पूरा होगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर से जो ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से जाता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की ओर वो आता है, ये पूरा ट्रैफिक दिल्ली के बाहर जाएगा। और 2 महीने के बाद फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली के पोल्यूशन की आप रिपोर्ट ले लो। दिल्ली का पोल्यूशन कम से कम 50% कम होगा ये रोड के कारण, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, इथेनॉल व्हीकल आएंगे और दिल्ली में ग्रीन फ्यूल अगर यूज़ होगी तो दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। और इसीलिए हमारे सरकार ने निर्णय किया कि ये जो राइस हस है, परली जिसको कहते हैं, जो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर ये सब जलाते हैं, एक टन परली से 280 लीटर इथेनॉल बनता है। और अभी हमने पॉलिसी शुरू कर दी, उसका धर्मेंद्र जी 59 से 61 रुपये तक रेट देने की बात कर रहे हैं। और ये परली जलेगी नहीं, उससे इथेनॉल बनेगा जिससे हमारी गाड़ियाँ चलेगी। ऐसे कम से कम 300-400 प्लांट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में आएंगे और उससे पोल्यूशन कम होगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। ये ऑड इवन से नहीं होगी। और ये अभी जो काम हमने किया है, और एक आज ही मैंने नोट लिखी, एलजी को और मुख्यमंत्री को भेजा है। मुझे एक सत्यनाथन करके मेरे मित्र हैं जो कॉन्कॉर्ड में एमडी थे, उनने दिल्ली के बाहर में पूरे गोडाउन्स बनाए और रेलवे का भी, और दिल्ली का पूरे बाहर ऐसा एक रिंग रोड पर पूरे बनाए, दिल्ली में कोई आएगा ही नहीं। तो मैंने प्रपोजल आज मुख्यमंत्री जी को, एलजी को, अर्बन मिनिस्ट्री को और कॉमर्स को भेजा है कि क्यों नहीं हम ये प्रोजेक्ट करें, तो दिल्ली में कोई ट्रक ही नहीं आएगा। तो दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। और मैं अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं, केजरीवाल जी, एलजी और अर्बन मिनिस्ट्री और सबको लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का सब मिलकर एक प्रोग्राम तय करें। और ये टाइम बाउंड 3-4 साल के प्रोग्राम में दिल्ली को प्रदूषण से पूरी मुक्ति मिलेगी। बहुत आपको दुआएं मिलेंगी नितिन जी। आपने बहुत सारा होमवर्क मुझे दिया है, सब हम चेक करेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए और रुक रहा हूँ और आपकी अदालत में नितिन गडकरी से सवाल और इल्जाम का एक और दौर, एक छोटे से ब्रेक। ओके जी जनाब, जी जनाब, मैं कहता हूँ कि ये नितिन गडकरी जी एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक पूरी यूनिवर्सिटी है ये। मैं कहता हूँ कि इनसे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, कोई भी कंट्री इनसे सीख सकता है। किसी भी कंट्री को मैं कहता हूँ अपना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना रोड सिस्टम, अपना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अगर बेहतर बनाना है तो मैं कहता हूँ कि इनकी खिदमात ली जाए और वो कंट्री जो है 100% तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका जिक्र हुआ पेट्रोल की कीमतों का कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्लियर किया कि ये सरकार का एक मामला होता है, टैक्स का मामला होता है, जो सरकार को रेवेन्यू जमा करना होता है, वही पैसा आवाम के ऊपर खर्च होता है। टैक्स मसला नहीं होता, टैक्स लेना, आवाम से टैक्स लेना इतना बड़ा मसला ही नहीं होता। मसला ये होता है कि वो टैक्स का पैसा नज़र ना आए आवाम को। अगर वो पैसा रिटर्न में सड़कें ना बन रही हों, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ना हो रहे हों, तो आवाम को गुस्सा आता है कि हम तो इतना टैक्स दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बात को क्लियर किया। फिर दूसरी बात इन्होंने की कि एक प्रॉमिस किया था इन्होंने, या एक वादा किया था कि जो भी रिवर्स हैं, जो भी यहाँ पर जिन शहरों में बहते हैं, वहाँ पर बाकायदा ट्रांसपोर्ट चलेगी, बोट्स चलेंगी, तो शिप्स चलेंगे। तो उस बात को भी उन्होंने क्लियर किया है कि वो भी शुरू हो चुके हैं और वो भी मज़ीद शुरू होंगे और मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्लियर किया कि आपका पानी के थ्रू एक्सपोर्ट जो होता है उसका बहुत कम खर्च आता है। और आपको अल्लाह पाक ने अगर एक चीज़ देखो, अल्लाह ताला ने सारा सिस्टम बनाया होता है। कुछ ज़मीन की खद्दोखाल, आपके यहाँ पे जो रिवर बहते हैं, जो नदियाँ बहती हैं, जो मतलब है कि दरिया बहते हैं, तो उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो,
वो चीज़ मैं कहता हूँ इनके अंदर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सोचने की सलाहियत, किस कुदरत ने जो ख़ास चीज़ें दी हैं आपको, गिफ्ट दिए हैं ये, उनसे आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने समझाया। और अभी तक मैंने इनकी ज़ात के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं देखा कि नितिन गडकरी जी आपने ये गलत काम किया है, इसकी आपको ये सज़ा मिल सकती है, आप इसका जवाब क्या देंगे? तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख़्याल में। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी वीडियो की, वैसे तो हर बात हर जवाब ही लाजवाब था उनका। वो सवाल करते थे, उसके बाद जो जवाब देते थे उस पर कोई सवाल ही नहीं बनता था। वो इस तरीके से सवाल कर जवाब देते थे कि जी जाइए आप चेक एंड बैलेंस करिए, आप जाके चेक कर लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक कर लीजिए, आप प्रोविंस लेवल पे चेक कर लीजिए, आप जिस तरीके से चेक कर सकते हो कर लें। और अगर आपको 1% भी मेरी लैकनेस दिखती है या आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया, तो फिर आप जो मुझे सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। अच्छा, एक बात उन्होंने बोली और आपने ये बोला अभी कि किसी भी कंट्री को अगर चाहिए कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहता है तो वो इन्हें बुला ले और इनसे करवा ले। मैं तो कहती हूँ कि कंट्रीज़ के जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर्स हैं या रोड स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उनको आकर इनसे क्लासेस लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि पैसे कैसे करने हैं, चीज़ों को कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से कौन कौन से प्रोजेक्ट करने चाहिए, किन किन चीज़ों की कमी है, कहाँ कहाँ वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो ये सब आपको गाइड कर देंगे। ये मैं तो कहूँगी बहुत जीनियस है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं और जो भी बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स का जिक्र हो रहा था उसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट तो मैं ये कहूँगी रिंग रोड हो गया, दिल्ली और मुंबई हो गया, तो ये सब तो अभी हमारे पास वीडियोज़ आ रही हैं कि ये सब कंप्लीट हो रहे हैं या कंप्लीट की तरफ रवा दवा है, क्योंकि उन्होंने कहा और कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने तो जो कहा था वो करके भी दिखा दिया। ये तो चले ओल्ड वीडियो है, कुछ लोग कह रहे हैं, जबकि रजत शर्मा खुद ही कह रहे थे कि मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है कि 8 घंटे का सफ़र तो 2 घंटे में हो जाएगा, 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि क्या हुआ नहीं है, क्या मैंने करके दिखाया नहीं, मैंने जो भी कहा है मैंने अपना वचन पूरा किया है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सेलेक्टेड स्टेटमेंट देते हैं। सेलेक्टेड स्टेटमेंट से मुराद मेरे नज़दीक ये है कि जो भी बोलते हैं बहुत तोलकर, बहुत रुककर, बहुत सोच समझकर। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी बड़े बड़े दावे कर देते हैं और फिर होता है नहीं, इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं होता है। जो भी इनके प्लान्स होते हैं, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी स्टेटमेंट देते हैं, तो ये उसको पूरा करके दिखाते हैं। और जब एक इंसान वचन दे दे आपको तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। प्रॉमिस ही कर दे आपसे, वादा कर दे आपसे, वो भी इतनी आवाम के सामने, इतने लोगों के सामने, तो फिर तो उसको करना ही करना है, उसके दिल में कोई मैल नहीं है। अर्बन मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने दिल्ली के बारे में बोला कि हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई भी ट्रैफिक दिल्ली के अंदर से गुजरे ही नहीं, दिल्ली के जो बाहर की जो लाइन है वहीं से जो भी ट्रैफिक्स हैं वो गुजरें। और अर्बन मिनिस्ट्री के साथ, एलजी के साथ, दूसरे डिफरेंट लोगों के साथ जो हुकूमत में, जो सत्ता में, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम बनाएं। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंडियन आवाम जो है वो बहुत शक्ति रखती है। जब उनसे पूछा गया था पेट्रोल के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत शक्ति रखते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हम इथेनॉल, मिथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जब आएंगे तो पॉल्यूशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, एक पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये, जब हम ग्रीन फ्यूल की तरफ आएंगे तो पेट्रोल की कीमतें जितनी भी बढ़े, हम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इंपोर्ट ही नहीं करने की ज़रूरत है तो हम क्यों पे करेंगे, हम अपना ग्रीन फ्यूल यूज़ करेंगे। इथेनॉल, मिथेनॉल, वो कह रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन है हमारे साथ, हमारे पास, जिससे हम काम में ला सकते हैं, जिस पर हम अमल दरामद करके, जिसके ऊपर हम काम करके पेट्रोल से पीछे हट सकते हैं। वह उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उससे प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको सब गाइड करने के लिए तैयार हूँ कि इथेनॉल, मिथेनॉल, ये ग्रीन फ्यूल की तरफ आना चाहिए हमें। और अच्छा, मैंने अक्सर वीडियोस में उनको देखा है कि वो हमेशा अक्सर यही बातें कर रहे होते हैं कि ग्रीन फ्यूल पे आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आना चाहिए ताकि हम पॉल्यूशन से भी पाक हो जाएं, हमारे हर सिटीज़। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल की कीमतें जितनी भी बढ़े, आसमानों से भी बातें करें, हमें फ़र्क ही ना पड़े, रत्ती बराबर भी ना पड़े। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि इस मामले में भी ये लोग अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारे पास है हम उसी से फ़ायदेमंद हों, उसी से बेनिफिट उठाएँ, हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही ना हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी थी जिसमें इन्होंने बताया भी था कि काफ़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगी और उनसे ये पूरे मुल्क में मतलब है कि उनको बेनिफिट्स भी देंगे, उन पे टैक्सेस भी कम करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रिक की तरफ आएँ। और कह रहे थे ना कि सबसे पहले तो मैं बैठ के दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में, मैं चला के दिखाऊंगा,
फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पेट्रोल की आपकी एक इंडिपेंडेंट, आप पेट्रोल के मामले में हो जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि किसी कंट्री से आप पेट्रोल लें। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात इनकी कि मैं कहता हूँ इनका जो फिजिबिलिटी होती है या इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि ये बहुत सख्त हैं अपने मामले में। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दे देंगे तो अगर वो ईमानदार बंदा है, ईमानदार कंपनी है, तो वही इनसे कॉन्ट्रैक्ट लेगी। अगर वो डामाडोल वाली कंपनी है और वो चूना लगाने वाली कंपनी है तो मैं कहता हूँ इस तरह के लोग इनकी तरफ आएंगे भी नहीं। वो कहेंगे कि भाई हमने अगर ये 19-20 कर दिया इनका काम तो ये हमें बिल्डोज़र के नीचे भी दे देंगे। तो इन्होंने बाकायदा कह भी दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर से कि अगर सही नहीं हुआ ये रोड और मैं इस पर टेस्ट ड्राइव लूँगा, अगर सही नहीं हुआ तो मैं आपको बिल्डोज़र के नीचे दे दूँगा। मतलब दूर से साथ सलाम करते होंगी ऐसी कंपनी जो गबन करती हैं, जो चूना लगाती हैं, मटेरियल सही नहीं यूज़ करती हैं। तो ये इन चीज़ों में, इन मामलों में जितना हमने इनको समझा है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि वीडियो में भी उन रजत शर्मा ने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने जो भी रोड बनवाए हैं वो बड़े कमाल के बनवाए हैं, बड़े अच्छे बनवाए हैं, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से बने। तो ये चीज़ तो समझे तारीफ़, इस मामले में तो हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ये है कि बहुत ही एक पत्थर पे लकीर वाली बात है, मुझे इनकी ये अच्छी लगती है कि बार बार उनको कह रहे हैं कि आप जो मुझे सज़ा दें मैं कबूल है, मुझे सज़ा जो आप सज़ा देंगे मुझे कबूल है। अगर ये इतने टाइम पे नहीं होता है, मैं जो कह रहा हूँ अगर वो नहीं होता है तो मुझे आपकी सज़ा कबूल है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी वीडियो बन रही है, कुछ लोग आपको देख रहे हैं, आप एक इतने बड़े मंच पे बैठे हुए हैं, आप एक नेशनल टीवी पे मौजूद हैं और आप पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा इंडिया आपको देख रहा है और पूरा इंडिया वो रिकॉर्ड कर रहा है। हमेशा के लिए वो बात रहनी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई शख्स ये कहे कि मैंने ये नहीं किया तो आप मुझे जो सज़ा देंगे, बाकायदा 1 साल के बाद आप अपने कैमरामैन के साथ आएँ, आप अपनी टीम के साथ आएँ और वीडियोज़ बनाएँ। जो मैंने कहा है वो नहीं होता तो मुझे सज़ा कबूल है। मैं कहता हूँ ये आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से इनकी इस लाइफ में, इनकी डिक्शनरी में अगर शायद देखते हैं हालात क्या होते हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में हम अपने गोल्स तो डिसाइड करते हैं लेकिन हम अगर मगर ज़रूर लगाते हैं। अगर हालात सही हुए तो मैं ये कर दूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मैं भगवान ने चाहा तो ये हो जाएगा, मैं कोशिश तो करूँगा। इनकी लाइफ में ये अगर मगर शगर नहीं है। इनकी लाइफ में मेहनत है, काम है, आपका टाइम जो है वही सबसे कीमती है और आपने मेहनत करनी है। इनकी लाइफ में मेहनत और अपने काम पे अड़े रहना और जो टारगेट दिया है, अच्छा टारगेट भी आप सोच समझ के दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दें। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बात बहुत, उसके अंदर इतना वसूख होता है, इतना उनका कॉन्फिडेंस होता है, अपनी बात को लेके इतना श्योर होते हैं कि बाकायदा कहते हैं कि अगर मेरी ये बात कंप्लीट ना हो तो आप जो सज़ा दें मुझे कबूल है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अच्छा, अगर मगर इंसान में वैसे भी नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए कुछ करने की। और नितिन गडकरी जी के अंदर एक मैंने चीज़ देखी है कि उनके अंदर बड़ा पुख्ता यकीन है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लेकर। जब वो कहते हैं तो उनको इतनी अश्योरिटी होती है कि वो दूसरों को भी अश्योर कर देते हैं अपनी उस बात पर। और हमारे यहाँ अगर कोई दावा करे तो हम इतना ज़्यादा मतलब झूठ फरेब के शिकार हो चुके हैं दावों के आड़ में कि अगर कोई हमारे यहाँ कोई दावा कर दे या बड़ी बड़ी कोई बात करे तो हम पहले कह देते हैं ये झूठा है, ये पॉलिटिशियन तो झूठा है, इसके बाद ये सारे झूठे हैं। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का ऐसा मयार है अपने वादों को पूरा करने का कि जान जाए तो जाए लेकिन वचन ना जाए। और वचन बहुत सिलेक्टेड बातों पे कहा जाता है कि जी मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ और उसको पूरा भी करके दिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है नितिन गडकरी जी, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि नितिन गडकरी जी जो हैं वो खुदा की तरफ से एक अतिया हैं, एक तोहफ़ा है, एक देन है अल्लाह पाक की जो इंडिया को मिली है, जिसकी वजह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना मजबूत है, इतना अच्छा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा मुझे लगता है आने वाले वक्तों में। ये तो वैसे भी ओल्ड वीडियो थी, इसमें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनका उन्होंने जिक्र किया वो वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। और आगे मज़ीद इतनी तरक्की होगी कि मुझे लगता है बैरून ममालिक के जो लोग हैं या जो गवर्नमेंट है वो भी रश्क करेगी, फ़ख्र करेगी कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के यहाँ प्रोग्रेस या इंडिया के यहाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो नामुमकिन थी, जो उन्होंने करके दिखा है। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है और वाकई एक नेमत हैं और स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में, अपने मामले में।
जब तक किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं बनते, कौम तरक्की नहीं करती, कौम कामयाब नहीं होती। इनका जो काम है, ये इस अपने काम में इतने माहिर हैं कि मैं कहता हूँ कि शायद इस जितना ये इन चीज़ों को समझते हैं कोई भी नहीं समझता होगा। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।